हेलो गाइस, वेलकम। आप देख रहे हैं इम्प्रूव मेडिकल नॉलेज, डॉक्टर शाहिद आलम। गाइस, आज बात करेंगे हम डेंगू के बारे में, जो कि इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। इस वक्त डेंगू के केस बहुत देखने को मिल रहे हैं गाइस। जैसा कि डेंगू एडिस मच्छर के काटने की वजह से होता है। अब जैसे कि एडिस मच्छर ने किसी नॉर्मल इंसान को काटा, उसके बाद में किसी भी नॉर्मल मच्छर ने उसको काटने के बाद में किसी दूसरे को काटा, तो जो इन्फेक्टेड इंसान था उससे वायरस उसने जो भी नॉर्मल इंसान होता है उसमें छोड़ देता है मच्छर। तो इसकी वजह से इंसानों में इसकी फैलने की ज़्यादातर कंडीशन होती है। बस डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि बच्चों में, बूढ़ों में और प्रेग्नेंट लेडी वगैरह में ज़्यादातर इफ़ेक्ट कर सकता है। अब गाइज, हमने डेंगू को दो कैटेगरी में रखा है। नंबर एक जो इसकी कैटेगरी है उसमें मरीज को एक हाई ग्रेड फीवर होता है, जैसे कि 103, 104, 105, 6 तक बुखार उसको होता है। एंड सर में दर्द होता है, सीवियर हेडेक होता है, और आँखों के पीछे बिल्कुल दर्द होता है बहुत तेज़। नोज़िया, वोमिटिंग, बॉडी पर रेसेस देखने को मिल सकती हैं। एंड स्टमक पेन भी हो सकता है। अब ये सिम्टम्स गाइज मरीज में सिर्फ 2 से 7 दिन देखने को मिल सकते हैं। नंबर 2, सीवियर डेंगू। जब डेंगू होने के 3 से 7 दिन के अंदर मरीज सीवियर डेंगू की स्टेज में आता है, तब उसमें जो सिम्टम्स देखने को मिलते हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। जैसे कि बुखार तो उसका कम होने लगता है, लेकिन उसमें सीवियर सिम्टम्स फिर देखने को मिलते हैं, जैसे कि सीवियर स्टमक पेन होना, नोज़िया, वोमिटिंग कंटिन्यू, बिल्कुल लगातार वोमिटिंग होते रहना। एंड दांतों से और नाक वगैरह से ब्लीडिंग होना। एंड स्टूल और यूरिन में ब्लीडिंग होना, इंटरनल ब्लीडिंग होना, सीवियर हेडेक एंड तेज़ी से सांस लेना, थकान महसूस होना, बेचैनी होना एंड प्लेटलेट काउंट का डाउन हो जाना, और यहाँ तक के लीवर में भी एनलार्जमेंट हो जाना। ये सब सिम्टम्स मरीज के सीवियर स्टेज में आने के 24 से 48 घंटे में देखने को मिल सकते हैं। सीवियर स्टेज में मरीज़ का देख रेख बहुत ज़्यादा अच्छे से और ध्यान से रखना ज़रूरी होता है। अब बात करते हैं डेंगू के घरेलू बचाव के बारे में। जैसे कि आसपास कहीं पानी भरा हुआ होता है तो उस पानी को भरा नहीं रहने दें। एंड पूरे आस्तीन के कपड़े पहने, मच्छरदानी वगैरह का इस्तेमाल करें। और जैसे कि खुला हुआ पानी है तो खुले हुए पानी का इस्तेमाल ना करें, खुला हुआ पानी नहीं पिएं। तो अब बात करते हैं डेंगू का पता लगाने के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। गाइस, जैसे कि एक तो डेंगू NS1 होता है, उसका भी टेस्ट कराया जाता है। एंड PCR टेस्ट भी कराया जाता है, CBC भी कराई जाती है, कंप्लीट ब्लड काउंट कराई जाती है। एंड बाकी टेस्ट कुछ सिम्टोमेटिक भी कराए जाते हैं, जैसे कि LFT वगैरह, KFT वगैरह भी कराया जा सकता है। अब बात करते हैं गाइस ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट इसका, जैसे कि माइल्ड डेंगू होता है तो उसमें तो लोगों को सिम्टम्स आते हैं, पता भी नहीं पड़ पाता कि डेंगू हुआ है, और ख़त्म हो जाता है 1 हफ्ते के अंदर। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर उसका, जैसे कि अगर एडल्ट है और उसको बुखार है तो 650 mg की टेबलेट दिन में 2 या 3 बार दी जा सकती है। एंड ज़्यादातर कोशिश करें कि पैरासीटामोल का इस्तेमाल भी सिर्फ SOS यानी ज़रूरत पड़ने पर ही किया जाए। और गैस वगैरह और नोज़िया, वोमिटिंग वगैरह महसूस होती हैं तो पेंटोप DSR कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। मल्टीविटामिन टेबलेट वगैरह खा सकते हैं दिन में 1 बार। प्लस फ्लूइड लिक्विड डाइट ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, जैसे कि पानी है, जूस है, दूध है, इन चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। जिस वक्त डेंगू सीवियर होता है तो उसमें जो ट्रीटमेंट मरीज़ का चलता है, सीवियर डेंगू में IV फ्लूइड लगाया जाता है। प्लस अगर प्लेटलेट उसकी डाउन होती हैं तो उसको कैरी का पपाया टेबलेट आती है, कैरी पिल वगैरह, उनका भी इस्तेमाल करा जाता है। जैसे कि कैरी पिल सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम दी जा सकती है। प्लेटलेट ज़्यादा डाउन होने पर फिर उसको डायरेक्ट भी प्लेटलेट लगाई जाती हैं। एंड IV फ्लूइड के साथ उसको मल्टीविटामिन भी दिया जाता है इंजेक्शन, क्योंकि इम्यूनिटी पावर डाउन हो जाती है तो कोई और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो उसके लिए
मरीज को एंटीबायोटिक भी दिया जाता है, जैसे कि एमोक्सिलिन वगैरह दिया जाता है एंड एजिथ्रोमाइसिन, सीफेक्सिन वगैरह दिया जाता है। बाकी ट्रीटमेंट गाइस सिम्टोमेटिक दिया जाता है, जैसे कि वॉमिटिंग है तो उसके लिए ऑन्डास्टोन वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करते हैं गाइस किस दवाई का इस्तेमाल डेंगू के मरीज में बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग हो गए और नॉन स्टेरॉयडल ड्रग हो गए, इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना चाहिए, जैसे कि आइबुप्रोफेन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एस्पिरिन का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, डाइक्लोफिनेक का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए और पैरास्टामोल का इस्तेमाल भी कम से कम करना चाहिए, क्योंकि पैरास्टामोल लीवर को प्रॉब्लम करता है। किसी भी ऐसी दवाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो कि ब्लड को पतला करे, क्योंकि ब्लड पतला होने के बाद में ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। गाइस वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।